हेलो बच्चों, आज हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और आज से हम लोग एक नया चैप्टर स्पेसिफिकली मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। क्योंकि देखो, बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर आप जेनेटिक्स पढ़ाइए, क्योंकि जेनेटिक्स एनसीईआरटी से पढ़ना ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली टफ माना जाता है। क्योंकि वेग पढ़ना आसान है, लेकिन एनसीईआरटी से टू द पॉइंट पढ़ना ये थोड़ा सा मुश्किल जाता है। इसीलिए बच्चों को जेनेटिक्स हार्ड लगता है। लेकिन हम लोग इस सीरीज के अंदर बहुत ज्यादा फोकस्ड रहेंगे एनसीईआरटी पे, बहुत ज्यादा फोकस्ड रहेंगे और एनसीईआरटी के हर एक लाइन को, हर एक वर्ड को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें मैं पहले आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाऊंगा। देखो, जब भी कभी कोई आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ाते हैं तो आपको डायरेक्ट डीएनए से स्टार्ट किया जाता है, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन पहले अच्छे से पढ़ेंगे, एनसीईआरटी के हर एक लाइन को समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो, अब एनसीईआरटी ये लिख रही है कि आपने जो 5th नंबर का चैप्टर है, जिसको हम लोगों ने प्रिंसिपल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो पढ़ा है, जिसमें स्पेसिफिकली जो बच्चे बोलते हैं कि सर मेंडल वाला चैप्टर बोलते हैं, तो वो जो चैप्टर पढ़ा है उसमें मेंडल हम लोगों ने हेरिडिटी और इनहेरिटेंस स्पेसिफिकली आपने पढ़ा होगा। तो हेरिडिटी का मतलब क्या है? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। देखो मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अब देखो यहां पर अनदर जनरेशन बोलते हैं, लेकिन गौर से सुनिए बच्चों कि यहां पर अनदर जनरेशन से बेहतर वर्ड है सब्सिक्वेंट जनरेशन। बोलो, अनदर से बेहतरीन वर्ड है सब्सिक्वेंट, क्योंकि हम लोग अनदर बोलने के बाद सिर्फ एक ही जनरेशन के लिए रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, लेकिन सब्सिक्वेंट बोलने के बाद हम लोग आगे के जनरेशन तक का भी सोच सकते हैं। जैसा एग्जांपल के तौर पे देखो बच्चों, हम लोग बोलते हैं कि ये बच्चे के जो कैरेक्टर है, मतलब स्पेसिफिकली इसकी जो आंख है वगैरह, ये बोलते हैं हम लोग के स्पेसिफिकली इसके दादा से आई हुई है। तो यहां तो हम लोग जनरेशन, अगले जनरेशन की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब उसके भी पिछले जनरेशन की बात कर रहे हैं। इसीलिए आपने क्या बोलना है, सब्सिक्वेंट जनरेशन बोलना अच्छा रहता है। ठीक है, लेकिन अब देखो, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, इसी को हम लोगों ने क्या बोला था, हेरिडिटी। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, हेरिडिटी। और एक वर्ड आया है यहां पर, इनहेरिटेंस। तो जो इनहेरिटेंस एक प्रोसेस का नाम है। इनहेरिटेंस क्या है, प्रोसेस है। इसका मतलब है कि ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू सब्सिक्वेंट जनरेशन में जिस प्रोसेस का इन्वॉल्व होगा, जिस प्रोसेस से ये कैरेक्टर जाएंगे, उसी को हम लोग इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो अब मेंडल को पूछा गया कि ये जो एक जनरेशन से अनदर जनरेशन में जाने वाले जो कैरेक्टर है वो कहां पर प्रेजेंट होते हैं। तो मेंडल ने उसके लैंग्वेज में समझाया था कि सर वो कैरेक्टर जो है ना, वो प्रेजेंट होते हैं फैक्टर, या उसी ने दूसरा और क्या वर्ड यूज किया था, एलिमेंट, फैक्टर या एलिमेंट। अब यही फैक्टर और एलिमेंट को आज, मतलब अभी हम लोग क्या बोलते हैं, उसको जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको बच्चों, जीन बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे, जीन। ठीक है, तो यहां तक अब आपको समझ में आ गया कि ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, इस प्रोसेस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है उसको मेंडल ने क्या बोला था, फैक्टर या एलिमेंट। लेकिन वो फैक्टर या एलिमेंट क्या होता है, तो बोल रहे हैं हम लोग जीन। और इस जीन का केमिकल नेचर क्या है, तो हमको पता चल रहा है कि सर ये जीन का जो केमिकल नेचर है वो है, एक्चुअल में केमिकली जीन क्या है, एक डीएनए है। मतलब डीएनए क्या है, एक मॉलिक्यूल है। डीएनए क्या है, एक मॉलिक्यूल है। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये जो इनहेरिटेंस है इसका मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है, डीएनए। तो हमको अब डिटेल में क्या पढ़ना है, डीएनए के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो बच्चों यहां तक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि क्यों ऐसे नाम दिया है इस चैप्टर का, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब उस मॉलिक्यूल के स्टडी करना है जो मॉलिक्यूल एक जनरेशन से कैरेक्टर को दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करता है। और स्पेसिफिकली उस मॉलिक्यूल का क्या बोला था मेंडल ने, फैक्टर या एलिमेंट। और आज हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं, जीन। मतलब क्या बोल रहे हैं, जीन। और वो जो जीन है बेसिकली वो क्या है, तो केमिकली वो एक डीएनए है। और डीएनए क्या है, एक मॉलिक्यूल है। इसी मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ना है, इसीलिए चैप्टर का नाम क्या है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस।
तो यहां तक आपको बच्चों अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सर, अब ये जो डीएनए है, अब एनसीईआरटी देखो पहले पैराग्राफ में बोल रही है दो वर्ड जो बच्चों को बहुत कंफ्यूजिंग लगते हैं पहले पैराग्राफ में। पहला वर्ड है प्यूटेटिव और दूसरा वर्ड आता है कल्मिनेटिंग। तो सिंपल देखो, एनसीईआरटी बहुत सिंपल तरीके से भी लिख सकता था, लेकिन एनसीईआरटी ने है ना थोड़ा सा उसको कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। मतलब एनसीईआरटी का बोलना क्या है ये सुनो। एनसीईआरटी ये बोलना चाह रहा है कि जब तक हमको डीएनए के बारे में पता नहीं था, मतलब हम लोग उसकी मांडनी, प्यूटेटिव का मराठी मीनिंग होता है मांडनी करने, मतलब उसका मतलब हम लोग उसके बारे में सोच रहे थे कि वो जेनेटिक मटेरियल क्या है। और कल्मिनेटिंग का मतलब होता है मतलब पीक पे, मतलब एंड रिजल्ट पे जब आए हम लोग तो हमको पता चला कि वो जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है। वो जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए है। इस बारे में आपको पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, इसीलिए मैं बोल रहा हूं बार बार कि एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ना लगेगा आपको। चलो ठीक है, नेक्स्ट सर, अब अगले पैराग्राफ में एनसीईआरटी क्या बोल रही है कि डीएनए जो है वो एक जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। मतलब स्पेसिफिकली अगर बोलेंगे तो यहां पर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो स्पेसिफिकली न्यूक्लिक एसिड भी हो सकते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड में एनसीईआरटी क्या बोल रहा है कि न्यूक्लिक एसिड हमारे पास दो तरह के होते हैं। क्या बोल रहे हैं हम लोग? न्यूक्लिक एसिड जो है ये दो तरह के होते हैं। एक को बोल रहे हैं हम लोग डीएनए और एक को बोल रहे हैं आरएनए। ठीक है, अब आपको इन दोनों का भी फुल फॉर्म पता होगा। डीएनए का मतलब क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का मतलब क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। चलो सुनो बच्चों, तो एनसीईआरटी बोल रहा है कि डीएनए जो है एक जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल है। कौन जेनेटिक मटेरियल है? डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। गौर से सुनो बच्चों, डीएनए क्या है? एक जेनेटिक मटेरियल। अब वही अगर आरएनए की बात करेंगे तो आरएनए भी क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। आरएनए भी क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन आरएनए जेनेटिक मटेरियल है इसी पे रेस्ट्रिक्ट नहीं है, क्योंकि आरएनए के बहुत सारे फंक्शन है बोल रहा है एनसीईआरटी, और ये सेकंड पैराग्राफ में लिखा है आपके इंट्रोडक्शन में पेज नंबर 95 पे। ठीक है, तो स्पेसिफिकली पेज नंबर कहां पर लिखा हुआ है? 95 पे। 95 पे जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें लिखा हुआ है। क्या बोल रहा है वो? कि डीएनए है जेनेटिक मटेरियल और आरएनए भी क्या है? जेनेटिक मटेरियल। लेकिन जेनेटिक मटेरियल के अलावा आरएनए जो है, गौर से सुनिए बच्चों, आरएनए जो है ये मैसेंजर का भी काम करता है। क्या कर रहा है? ये मैसेंजर का भी काम कर रहा है, मैसेंजर का काम कर रहा है। उसी तरह से ये आरएनए, गौर से सुनिए, ये स्ट्रक्चरल यूनिट है, मतलब स्ट्रक्चरल पार्ट भी है ये, मतलब स्ट्रक्चर बोलकर भी काम कर रहा है। एनसीईआरटी बोल रही हो क्या है? स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर बोलकर भी काम कर रहा है। और थर्ड क्या, फोर्थ क्या बोला जा रहा है कि सर वो एक एडाप्टर मॉलिक्यूल भी है, एडाप्टर मॉलिक्यूल है। और जो लास्ट वाला जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको पता होनी चाहिए वो है कैटालिटिक प्रॉपर्टी। कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्या प्रॉपर्टी है? कैटालिटिक प्रॉपर्टी है। ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी किसकी है? आरएनए की। तो देखो बच्चों, जब डीएनए की बात चल रही है तो डीएनए क्या बोल रहे हैं हम लोग कि इट्स अ जेनेटिक मटेरियल। लेकिन वैसे ही अगर आरएनए की बात कर रहे हैं तो आरएनए जेनेटिक मटेरियल भी है, मैसेंजर भी है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट भी है वो, और अडेप्टर भी है और कैटालिटिक भी है। मतलब क्या क्लियर हुआ कि सर आरएनए के वैरायटी ऑफ कैरेक्टर हैं, लेकिन डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। और एनसीईआरटी क्या लिख रही है कि जेनेटिक मटेरियल मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में है। तो अब इसको एक कंसेप्ट समझा रहा हूं बच्चों में, गौर से सुनिए अभी आप। देखो, जो जेनेटिक मटेरियल होगा, जो यूनिवर्सल जेनेटिक मटेरियल होगा, जो मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, इसका मतलब उस जेनेटिक मटेरियल ने स्टेबल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? स्टेबल। और जो स्टेबल नहीं होगा, मतलब जो रिएक्टिव होगा, उसके अंदर बहुत सारे प्रॉपर्टी होंगे। तो देखो, किसके अंदर बहुत सारे प्रॉपर्टी है? आरएनए में। इसका मतलब क्या है कि आरएनए जो है ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा। और इसीलिए आपने एक बात याद रखना है कि आरएनए इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। आरएनए फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन आरएनए के बाद उसके अंदर इवोल्यूशन हुआ, मतलब कि हम लोगों ने चेंजेस किए और फिर उसके बाद क्या बनाया गया? डीएनए बनाया गया। ठीक है, तो ये बातें आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई है। अब इसको और अच्छे से समझना है तो मैं आपको एक थोड़ा सा क्विक रिवीजन देता हूं। आपको सेंट्रल डोगमा तो पता ही होगा, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे ताकि पूरे प्रॉपर्टी क्लियर हो जाएंगे आपके। ठीक है, देखो, तो अब आपको पता है कि सर सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ क्या होता है। देखो अभी बच्चों, सेंट्रल डोगमा अगर बोलेंगे हम लोग, सेंट्रल डोगमा की बात करेंगे तो आपको पता है कि सेंट्रल डोगमा में डीएनए जो होता है, डीएनए इससे क्या बनता है? आरएनए बनता है।
और आरएनए से प्रोटीन बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा। तो गौर से सुनिए बच्चों कि यहां पर सेंट्रल डोग्मा में डीएनए से डीएनए बनने वाली प्रोसेस को हम लोग रिप्लिकेशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? रिप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए बनने वाले प्रोसेस को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है। और उसी तरह से आरएनए से प्रोटीन बनने वाले प्रोसेस को ट्रांसलेशन बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। गौर से सुनिए बच्चों, क्या बोल रहा हूं मैं कि सेंट्रल डोग्मा में क्या है? डीएनए से डीएनए बनना, इस प्रोसेस को रेप्लिकेशन बोलेंगे। डीएनए से आरएनए बनना, इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। और आरएनए से प्रोटीन बनना, इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन बोलेंगे। गौर से सुनिए बच्चों, देखो जब इंफॉर्मेशन की लैंग्वेज अगर सेम हो, इंफॉर्मेशन की लैंग्वेज सेम हो, तब हम लोग इंफॉर्मेशन को कॉपी करेंगे। और कॉपी करने को हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्ट करना। कॉपी करना मतलब क्या है? ट्रांसक्रिप्ट करना। इसीलिए देखो डीएनए की लैंग्वेज और आरएनए की लैंग्वेज सेम है। डीएनए की लैंग्वेज और आरएनए की लैंग्वेज सेम है। इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं कि डीएनए से जब आरएनए बन रहा है तो हम बोल रहे हैं उसमें कॉपी किया जा रहा है, मतलब ट्रांसक्रिप्ट किया जा रहा है। लेकिन वही अगर आरएनए से प्रोटीन की बात कर रहे हैं तो आरएनए की लैंग्वेज अलग है। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि आरएनए और डीएनए जो है ना, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। इसका मतलब क्या है कि आरएनए से प्रोटीन बनना, मतलब यहां पर जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट हो गई। और लैंग्वेज जब चेंज हो जाती है तो आपको ट्रांसलेटर को यूज करना लगेगा। इसको यूज करना लगता है ट्रांसलेटर, मतलब आपको ट्रांसलेटर रखना लगेगा, जो कि आप जिस लैंग्वेज में बोल रहे हो और अगला वाला किस लैंग्वेज में समझना चाह रहा है, उसके लिए आपको ट्रांसलेशन की जरूरत लगेगी, मतलब ट्रांसलेटर की जरूरत लगेगी। उसी तरह इस प्रोसेस का नाम क्या रखा हुआ है? ट्रांसलेशन। तो इतना बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों आपको कि ये सेंट्रल डोग्मा क्या बोलना चाह रहा है। लेकिन जब आप एनसीईआरटी में सेंट्रल डोग्मा पढ़ोगे तो वहां पर एक क्वेश्चन भी पूछा गया आपको, इटैलिक में पूछा गया है कि आरएनए से डीएनए बनने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में? तो इसको बोलते हैं, आरएनए से डीएनए बनने वाले प्रोसेस को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ये भी याद रखो, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। तो सर अभी ये आप इंट्रोडक्शन में क्यों समझा रहे हैं फिर? क्योंकि इसको एक बहुत अच्छे से समझो। अभी आप मैं क्यों समझाना चाह रहा हूं यहां पे, देखो ये जो आरएनए है ना, तो डीएनए का जो मैसेज है वो लेकर कौन जा रहा है? आरएनए। और स्पेसिफिकली किस आरएनए की बात कर रहे हैं हम लोग? मैसेंजर आरएनए की। इसीलिए देखो जो आरएनए के प्रॉपर्टी में पहले लिखा था कि मैसेंजर का काम करता है आरएनए। आरएनए किसका काम करता है? मैसेंजर का। उसी तरह से सेकंड मैंने लिखा था कि सर आरएनए जो है ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट भी है। आरएनए क्या है? स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। तो देखो बच्चों, जब आपने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ा होगा तो आपने राइबोसोम को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो आपने देखा होगा कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम और यूकैरियोटिक राइबोसोम में क्या डिफरेंस है। तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70s होता है और यूकैरियोटिक राइबोसोम 80s होता है। तो राइबोसोम एक मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल है, और मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल है मतलब वो सिर्फ दो कंपोजिशन से मिलकर बना हुआ है। एक कंपोजिशन है प्रोटीन और दूसरा कंपोजिशन है आरएनए। और आरएनए भी कौन सा? स्पेसिफिकली आरआरएनए। मतलब आरएनए जो है ना वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट का भी हिस्सा है, मतलब स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है कौन? आरएनए। यहां तक समझ में आ गया होगा कि सर आपने क्यों स्ट्रक्चरल लिखा। और याद रखो, जब मैं आपको स्पेसिफिकली जो मैं वीडियो जब डालूंगा राइबोसोम के ऊपर तो मैं डिटेल में समझाऊंगा उसके अंदर। तो उसमें भी याद रखो कि आरआरएनए के 6 टाइप होते हैं। थोड़ा सा सुन लो, अभी इसी चैप्टर में आपको मिलेगा आगे। आरआरएनए के 6 टाइप होते हैं। देखो पहला, बोलो बच्चों मेरे साथ, बोलना लगेगा आपको। आप जहां पे भी बैठे हुए हो बोलते चलो ताकि आप अटेंटिव रहोगे। पहला है 28S आरआरएनए, दूसरा होता है 23S आरआरएनए, थर्ड होता है 18S आरआरएनए, एक होता है 16S आरआरएनए और 5.8S आरआरएनए और 5S आरआरएनए। ऐसे 6 आरआरएनए होते हैं। तो इसका मतलब यह समझ में आया आपको कि वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट का भी पार्ट है। नेक्स्ट सर, अब हमको इतनी तो बात पता होगी आपको, आपने जो 11th में पढ़ा होगा कि जो टीआरएनए है वो टीआरएनए अमाइनो एसिड को कैरी करता है। टीआरएनए किसको कैरी करता है? अमाइनो एसिड को कैरी करता है। इसीलिए अमाइनो एसिड एक एंड पे उसके क्या लगा हुआ है? अमाइनो एसिड, और दूसरे एंड पे उसका क्या रहता है? एंटीकोडॉन, जिसको बोलते हैं हम लोग। मतलब वो जो मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो कोड लिखा हुआ है उसको रीड कर वहां पर अमाइनो एसिड छोड़ने का काम करेगा। मतलब
टीआरएनए एडाप्टर मॉलिक्यूल बोलकर यूज किया जाता है। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? एडाप्टर मॉलिक्यूल बोलते हैं। एडाप्टर मॉलिक्यूल बोलेंगे। यहां तक क्लियर हो रहा होगा आपको? एडाप्टर मॉलिक्यूल बोल रहे हैं। तो पहला क्या बोला हम लोगों ने? सर वो मैसेंजर का काम कर रहा है। नेक्स्ट सर वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट का हिस्सा है। थर्ड सर वो एडाप्टर मॉलिक्यूल है। फोर्थ सर आरआरएनए जो है, आरआरएनए की अगर बात करेंगे तो सर उसके अंदर कैटालिटिक पावर है। क्या पावर है? कैटालिटिक पावर है। और अगर आप बहुत अच्छे से एनसीईआरटी पढ़े होंगे, आप लोग गौर से सुनिए, अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको बायोमोलिक्यूल चैप्टर में जो एंजाइम दिया हुआ है, गौर से सुनो बच्चों, बायोमोलिक्यूल चैप्टर में जो एंजाइम दिया है और पेज नंबर 154 की अगर आप पहली लाइन पढ़ोगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम, एक्सेप्ट राइबोजाइम। तो इसका मतलब क्या समझ में आ गया कि सर राइबोजाइम ये इसके अंदर क्या है? कैटालिटिक पावर है। कैटालिटिक पावर, आरएनए रहने के बावजूद भी उसमें कैटालिटिक पावर है। ठीक है, तो इस प्रोसेस, इसीलिए हम उसको राइबोजाइम बोलते हैं। देखो अब आपने राइबोजाइम वहां पर बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। देखो जो पेप्टिडिल ट्रांसफरेज है, स्पेसिफिकली 23S आरआरएनए इन प्रोकैरियोट और क्या बोलेंगे उसको, 28S आरआरएनए इन यूकैरियोट, वो जो है वो क्या है? राइबोजाइम की तरह ही, राइबोजाइम ही है, मतलब उनके अंदर कैटालिटिक पावर। यहां तक समझ में आया बच्चों अच्छे से? इसीलिए मैंने ये सेंट्रल डोग्मा थोड़ा सा समझाने की कोशिश की आपको। नेक्स्ट, अब आगे एनसीईआरटी बोल रही है कि इसके अंदर हम लोग डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर डिफरेंट टाइप के आरएनए पढ़ेंगे, फिर ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे, फिर ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, फिर उसके आगे जाकर हम लोग जीन रेगुलेशन पढ़ेंगे, फिर उसके आगे एप्लीकेशन के तौर पर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ेंगे। ये सब चीजें यहीं पर हम लोग अच्छे से पढ़ना। समझ में आ गया अच्छे से बच्चों? तो ये आपका इंट्रोडक्शन था। अगर आपने ये वीडियो देखा और अब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो आपको 100% हर एक चीज क्लियर होती जाएगी। थैंक यू। अगला वीडियो आ जाए।